Good morning. Yesterday we started with amalgamation, accounting for amalgamation, that is ES14, and कल हमने क्या सीखा था? Then when it comes to the accounting for amalgamation, there are 3 stages. One is the computation of PC, second one is the accounting for the transfer company, and then the accounting for the transferee company. These are the 3 situations we are having. And here, first, purchase consideration. What the AS14 says, purchase consideration means consideration payable to shareholders. And shareholders means equity shareholders as well as preference shareholders. And the consideration payable to debenture holders and creditors will not be forming the part of the purchase consideration. That will not form part of the PC. Then, अब यहाँ पे what we are having next, then after this we came to the accounting of the transferor company. And what the accounting you are doing in the books of the transferor company, we are doing the accounting for the liquidation of business. हम company को close down करने की accounting कर रहे हैं यहाँ पे. So अगर हमारे को यहाँ पे कंपनी को क्लोज डाउन करना है, इसका मतलब हमारे को उसके सारे लेजर्स क्लोज करने हैं. एंड फॉर दिस व्हाट वी डू, वी प्रिपेयर 2 अकाउंट्स. वन इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड शेयर होल्डर्स अकाउंट. इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री अकाउंट जो नॉर्मल कोर्स में लगेंगे. वन इज द ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट एंड देन शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट. दीज आर द 2 अकाउंट्स दैट विल बी रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बैलेंस शीट एम्प्टी करेंगे. जो शेयर होल्डर का पैसा है दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज शेयर होल्डर्स मनी, विल बी गोइंग टू शेयर होल्डर्स अकाउंट. रिमेनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू realization account. And we have to keep one thing in mind, everything has to be transferred at its book value irrespective of the value taken for computing the purchase consideration. पीसी निकालते टाइम पे कुछ भी किया हो, बट एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू. अगर कोई अकाउंट हमारे को क्लोज नहीं करना है, वो अकाउंट हम बैलेंस शीट के बाहर ले जाएंगे एंड उसका बैलेंस लेके आएंगे. दैट विल बी डन. दिस इज क्लियर. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, पीसी, पहला बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई, फिर पीसी ड्यू होगा. पीसी ड्यू के लिए क्या एंट्री पास कर लो, जो हमारा प्रोसीजर हमने कल लिखा था. फर्स्ट हमारे को एम्प्टी करनी है बैलेंस शीट. सेकेंड हमारे को क्या करना है, वी हैव टू पास द एंट्री फॉर द पीसी ड्यू. पीसी ड्यू के लिए एंट्री क्या हो गई हमारे पास, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन वी विल रिसीव द पीसी. पीसी विल बी रिसीव्ड जिस भी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, कैश, डिबेंचर्स एटसेट्रा, वट एवर द फॉर्म इट इज, वी आर गोइंग टू रिसीव द परचेज कंसिडरेशन. एंड देन ये पीसी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, दिस पीसी विल बी ट्रांसफर टू, फिर उसके बाद में रियलाइजेशन गेन लॉस निकालेंगे. एंड व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, दैट दिस रियलाइजेशन गेन लॉस विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड द शेयर होल्डर्स फंड. उसका डिफरेंस होगा हमेशा, ठीक है. देन उसके बाद में वी विल ट्रांसफर द कंसिडरेशन टू होम, to the equity shareholders, and the shareholders account will tally. कितने पे टैली होता है, shareholders fund और PC whichever is higher. तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि अकाउंट टैली होगा कि नहीं होगा, होगा ही, ठीक. क्या सिर्फ हमारे को फोकस करना है PC निकालने पे. मोमेंट यू कंप्यूट द करेक्ट PC, देन यू मस्ट बी श्योर कि प्रॉब्लम सही होने वाला है. और नहीं भी अगर पीसी सही निकली तब भी अकाउंट तो टैली हो जाएगा. हमारे रिजल्ट तक तो खुश ही रहेंगे ना कि टैली हुआ था. सिर्फ क्या होगा, रिजल्ट के टाइम पे हमारे मार्क्स टैली नहीं होंगे जो हमने एक्सपेक्ट करे थे, और जो वहाँ पे मार्कशीट में आए सिर्फ उतना होगा. हाँ, कोई डाउट?
हमने कैसा एंट्री के लिए क्या लॉजिक डिस्कस करा हुआ है? एंट्री के लिए हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन एसेट डेबिट, सो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, increase in liability credit, so decrease in liability debit, and expenses debit, incomes credit. ठीक? और कुछ भी ट्रांजैक्शन हो जाए, अकाउंट, अगर तुम अकाउंटिंग कर रहोगे या तो वो एसेट होगा या लायबिलिटी होगा या इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक, नाउ व्हाट? अब जब हमने पीसी ड्यू के लिए एंट्री पास करी, हमने यहाँ पे क्या एंट्री पास करी है? पीसी ड्यू के लिए वी हैव पास द एंट्री, क्या ये एंट्री? ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम पीसी ड्यू कर रहे हैं, किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो तुम? ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहे हो। उनको पीसी मिलना है, मेरे को तुम्हारे से कुछ मिलना है, तो जो मिलने का जो राइट हुआ, क्या ये एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है। तो ट्रांसफरी कंपनी से जिससे मिलना होगा, तुम क्या करते हो? डेटर्स क्या हुआ? डेटर से पैसा मिलना होता है ना, तो एसेट होता है। ठीक, तो अगर तुम्हारे को किसी से रिसीवेबल दिखाना है तो वो एसेट हुआ। किससे दिखा रहे हो रिसीवेबल? जिसका नाम से रिसीवेबल, जिससे रिसीवेबल होगा उसका नाम से डेबिट करोगे ना, उसका अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे किसका अकाउंट बनेगा? किससे पैसा मिलना है? ट्रांसफरी कंपनी से मिलना है, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन सब कुछ है, एसेट भी है, लायबिलिटी भी है, इनकम भी है, एक्सपेंस, यहीं से सब कुछ करेंगे। ठीक, हर अकाउंट का सेकेंड इफेक्ट वहीं से जा रहा है। Is it clear? Got this? ठीक, एंड कुछ भी करो ये रूल ध्यान में रखो, और ये ध्यान में रखने के लिए बहुत एफर्ट करने। कुछ पहली लाइन अगर याद रही तो सब याद रहेगा। इंक्रीज इन एसेट डेबिट है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट है तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट होगा। अब बस हो गया। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, क्यों इधर उधर रियल पर्सनल नॉमिनल सोचो? एंड अकाउंटिंग कन्वीनियंट हो जाती है, बहुत मुश्किल नहीं रहती। थोड़ा सा क्या है, एक स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए चीज़ें। मोमेंट यू गेट द बेसिक लॉजिक, तो चीज़ें वर्कआउट होने लगती हैं। जिसको बोलते हैं ना ज्ञान मिलना, कि भगवान बुद्ध बरगद के पेड़ के नीचे बैठे और ज्ञान मिल गया। ऐसा थोड़ी ना होता कि बैठे और ज्ञान मिल गया। क्या होता है, चीज़ें क्लिक होने की, हम कुछ चीज़ सोचते रहते हैं, सोचते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, किसी मोमेंट पे चीज़ क्लिक करे, नहीं ये तो ऐसा हो रहा है, उसी को बोलते हैं ज्ञान मिल गया। ठीक, ऐसे ही चीज़ें अकाउंट्स में हैं। जिस दिन तुम्हारे को ये एलिमेंट्री लॉजिक, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझ में आएंगे ना, वो अकाउंटिंग आएगी उस दिन। मार्क्स तो अभी भी आते होंगे। मार्क्स आने में और अकाउंटिंग आने में फ़र्क है। जिस दिन तुम्हारे को अकाउंटिंग आएगी तो मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। अकाउंटिंग जिस दिन आ गई, मार्क्स भी आएंगे एंड प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि नॉलेज का लाइफ में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हो भी नहीं सकता। ना पैसा ना फेम, कोई भी चीज़ नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग, तुम कितने भी बड़े घर में पैदा हो जाओ, अगर नॉलेज नहीं है तो लोग मजाक बनाते ही हैं। अब किसकी तरफ हिंट? राहुल गांधी। अब कुछ भी हो जाओ, कहीं भी कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, बट वो रेस्पेक्ट आती है क्या? नहीं आती। जिसको उससे फ़ायदा पहुंचता होगा वो शायद करते हो, रेस्पेक्ट नहीं भी करते हो,
पैर छू लेते हो वो अलग चीज़ है, भले ही मन में कुछ भी रहे, ठीक। सो फर्क हुआ ना। और किसी के पास में पैसा नहीं है, अब्दुल कलाम के पास में पैसा थोड़ी ना था, क्या था? नॉलेज थी और इज्जत थी। मरने के बाद भी इज्जत है। सोचो उनकी डेथ के बाद में कितने लोगों ने अपने डीपी में अब्दुल कलाम की फोटो लगाई हुई थी। किसी को क्या दिया? एक भी पैसा दिया नहीं। सिर्फ किस चीज़ का रिस्पेक्ट, किस बात की थी? ऑब्वियसली नॉलेज से एक्चुअल में पर्सन के पूरे एटीट्यूड में फ़र्क आ जाता ना। इट्स अ डिफरेंस। नॉलेज बहुत मैटर करती है। एंड वंस यू आर यंग यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द नॉलेज, क्योंकि लर्निंग कर्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस स्पीड से तुम आज की डेट में सीख सकते हो, तुम बाद में नहीं सीखोगे उस स्पीड से, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके पैसा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड माई फादर यूज्ड टू से कि लक्ष्मी एंड सरस्वती दे डोंट सिट टुगेदर, बीच में गणपति बैठता। तो जब पैसा आने लगता है तो नॉलेज सेकेंडरी होने लगती है। तो आज की डेट में यू कैन परस्यू नॉलेज व्हेनेवर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कीप ऑन लर्निंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पैसा आता है, पैसा आएगा, अपने आप आएगा इफ यू आर हैविंग नॉलेज। दो चीज़ें, एक नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज को यूज़ करना आना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास पैसा आएगा। एंड अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सो आई नॉर्मली डोंट ऑलवेज वर्क फॉर द मनी। मेरे को जो करना है आई विल बी डूइंग, दैट्स ऑल। पैसा आया नहीं आया, लुक ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स मनी। हम ये नहीं बोल सकते कि पैसा चाहिए नहीं, बट अगर मेरे को करना है तो मेरे को करना है, दैट्स ऑल, बात खत्म हुई। पैसा अभी है नहीं है, आगे होगा नहीं होगा, ये कोई बहुत मैटर करती हैं चीज़ें? नहीं मैटर करती हैं, ठीक। सो दिस इज़ द थिंग। क्योंकि अब कैसा होता है हर चीज़ से, अब मैंने P2 के बाद में, जब से P2 ख़त्म हुआ, मैंने अकाउंट्स पढ़ाना छोड़ दिया था। कब पढ़ाया? जब P2 होता था उस टाइम पे, एंड 2006 से छोड़ दिया। फाइनल पे पढ़ा रहा हूँ बट IPCC पे नहीं पढ़ा रहा। आज की डेट में किसी को मालूम ही नहीं है कि मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ छोड़ दिया पढ़ाना। और अभी भी सच इसलिए नहीं मेरे को कि अकाउंट पढ़ाना है, एक्चुअल में इसने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था इसलिए मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। नाउ अब यहाँ आ जाते हैं किस पे? हाँ चलो जाने दिया लग कैसा जो लुक Aristotle told 2000 years back, key to success is knowing what others are not knowing. Key to success is knowing what others are not knowing. एंड यही की टू सक्सेस है। आज भी सोच के देखो कौन सक्सेसफुल है? जिसको दूसरे से ज़्यादा मालूम है, रादर देन जिसके पास दूसरे से ज़्यादा पैसा है। पैसे से ज़्यादा क्या मैटर करती है? ये तो इन्फॉर्मेशन एज है। यहाँ तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? नॉलेज पे। द मोमेंट यू आर हैविंग नॉलेज, मनी फ्लोज, पैसा आता ही है, आएगा ही। हाँ आज नहीं कल आएगा, बट आएगा पैसा, दिस इज फॉर श्योर। सो वंस यू आर यंग, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल, डोंट लुक फॉर द जॉब दैट गिव्स यू मोर मनी, लुक फॉर द जॉब विच गिव्स यू मोर नॉलेज। क्योंकि शुरुआत में तुम्हारी लाइबिलिटीज ज़्यादा नहीं होंगी। मेरे को आज की डेट में बैंक के लिए काम करना पड़ता है, भले बैंक मेरे को सैलरी नहीं देती, बट उनमें से 2-4 लोगों की तो सैलरी मेरी EMI से चलती होगी। मेरी 1,80,000 रुपये EMI है,
एंड उसके लिए मेरे को काम करना ही पड़ता। क्यों? ठीक है, एक बार मेरा पर्सनल में कोई खर्चा नहीं है, मैं दिन में एक ही खर्चा यहाँ पे होता, एक पेट्रोल का खर्चा होता, वो लगभग 2 बार आने जाने में मेरा 2 लीटर नहीं 4 लीटर पेट्रोल चला जाता, तो 250 रुपये का पेट्रोल जाता। एंड प्लस मैं यहाँ पे 1 कप चाय पीता हूँ। दिस इज माई टोटल एक्सपेंस। फिर भी मेरे को काम करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बैंक के लिए। तो आज की डेट में मेरे पास में चॉइसेस नहीं है कि मैं अपने मन के हिसाब से ही सब काम करूं। अगर मैं अपने मन के हिसाब से करूं तो मैं शायद डीटी पढ़ाऊं। एंड क्योंकि दैट यूज्ड टू बी माय फेवरेट सब्जेक्ट। अगर मेरे को पढ़ाना होगा अपने मन के हिसाब से, आई विल बी टीचिंग डीटी। एंड बट ठीक चीज़ें आती हैं, एंड अकाउंट्स में भी है। मेरे को मालूम है कि कुछ चीज़ें मेरे पास में है जो शायद सबके पास नहीं है। और कुछ हो या नहीं हो, एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है कि मेरे को मालूम है चीज़ें, और इसमें अब इधर उधर कुछ हो नहीं सकता। मेरे को इससे मतलब नहीं है कि वो प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व करी है नहीं करी है, इट डजंट मैटर। मेरे को मालूम है बैलेंस शीट है तो मैं बैलेंस शीट टैली कर ही दूंगा गारंटी के साथ में। भले वो गलत अमाउंट से टैली होगी टैली होगी, गारंटी के साथ टैली होगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये कॉन्फिडेंस देती हैं। और जब तुम बात करते हो किसी से, ये कॉन्फिडेंस का फ़र्क दिखाई देता है, फ़र्क आता है। और नॉलेज तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। नॉलेज तुम ये नहीं बोल सकते कि आज जो मेरे को मालूम है ये एब्सोल्यूट है, इससे ज़्यादा मेरे को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि मेरे को आज सीखने की ज़रूरत नहीं है, देन यू बिकम फिक्स्ड एसेट, एंड फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। फिर डेप्रिसिएशन उसी दिन से शुरू हो गया। एंड हमारा प्रोफेशन है, हम बैठ के नहीं खा सकते। ये भी एक और सच्चाई है। बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन है। तुम्हारे को मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये फैक्ट अगर एक्सेप्ट कर लो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मालूम है मेहनत करनी है, एंड तुम ये सोचते रहो कि नहीं मेरे को बैठ के मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। और अभी तो शायद किसी को भी नहीं मिले। life is going to become bit tougher, competition is going to increase because more people are having knowledge today। और जिसको नॉलेज है उसको तुम टोपी नहीं पहना सकते, ठीक। सो स्टार्ट वर्किंग। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। कई बार नुकसान होता है उससे कि गलत जगह क्वेश्चन पूछ गए, बट अगर तुम पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा ना। सोचो तो एटलीस्ट कि क्यों है, ठीक। जहाँ दिमाग में डाउट आए करो मेहनत। नाउ वी कम टू द अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। अब जब हम ट्रांसफरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में 2 सिचुएशन होंगी। इधर इट विल बी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और इट विल बी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। एंड रिमेंबर, ये अभी चलो अभी आता हूँ उसमें, राइट। इन केस ऑफ अकाउंटिंग of transferring company, either it will be amalgamation in the nature of merger, or
for amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of merger or amalgamation in the nature of purchase. Now, अब यहाँ पे अगर ये 5 conditions उन्होंने दी हुई हैं AS14 में, if those 5 conditions are satisfied, then it will be amalgamation in the nature of merger. तो यहाँ पे right conditions to be satisfied for amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of merger. Right, first, all assets and liabilities of transferor company taken over. All assets and liabilities of transferor company taken over. Then second, at least %90 of face value of shareholders of transferor company becomes the shareholders of transferring company. At least 90% of the face value, the shareholders of transferor company becomes the shareholders of transferring company. Then purchase consideration is discharged in form of equity shares in transferring company except for fractional shares. Except for fractional shares. Obviously fractional share के बदले में तो हमारे को क्या कैश ही देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक. Then fourth condition is assets and liabilities of transferor company intended to be recorded at their book values. Then fifth condition,
Then business of transferor company intended to be carried on. Look, ये जो कंडीशंस हैं AS14 में एक्चुअल में सब अप्रोप्रिएट कंडीशंस नहीं हैं, गलतियां हैं यहाँ पे, बट कुछ कर नहीं सकते. दैट स्टैंडर्ड कंटेन्स लॉट ऑफ फ्लॉस. ये जो हमारा मेथड आएगा अभी, ये अब नए इंड AS में 103 में नहीं रहेगा. बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो हटा दिया गया है, बिकॉज देयर आर कंसेप्चुअल फ्लॉज विद दिस मेथड जो अभी हम अकाउंटिंग करने वाले हैं. ठीक, आज की डेट में तो है, तुम्हारे एग्जाम में भी रहेगा, इसके बाद के एग्जाम में भी रहेगा, उसके बाद के एग्जाम में भी रहेगा. विद 3 अटेम्प्ट तक तो ये कहीं जाने नहीं वाला. चेंज होंगे जब इंड AS एप्लीकेबल होंगे, तब कहीं जाके वो अनाउंसमेंट करेंगे. तो अभी मई और नवंबर तक तो कोई उम्मीद नहीं है. फिर मई 17 में भी अभी कुछ बोल, क्योंकि क्या होता है जिस दिन वो अनाउंस करते हैं उसके 1 साल बाद अप्लाई करता है. तो अभी तो मई 17 तक तो कोई उम्मीद है नहीं. तो इसलिए यहाँ तक तो अभी हमारा कुछ बदलना नहीं. फिर सिर्फ एक ही मेथड बचेगा, वो परचेज वाला. तो सिंपल हो गया ना, क्यों टेंशन, तो और आसान है. नाउ अब यहाँ क्या कंडीशंस हैं? 5 conditions are there. First, all assets and liabilities of the transferor company becomes the assets and liabilities of transferee company. Then at least 90% of the face value of the shareholders of transferor company becomes the shareholders of transferee company. Third condition is purchase consideration is discharged in the form of equity shares in transferee company. And fourth condition is assets and liabilities of transferor company intended, not recorded, intended to be recorded at their book value. It's not normally student इसको कैसे recall करते हैं कि assets and liabilities recorded at their book value. Recorded नहीं लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है? Intended to be recorded at book value. क्यों? एक recorded at book value का मतलब तो रिकॉर्ड हो चुकी ना. ठीक, अकाउंटेंट कौन है? हम है ना अकाउंटेंट. ठीक, अमलगमेशन हुआ, हमारे को बुलाया गया अकाउंटिंग करने आ जाओ, हम वहाँ पहुँचे और हमारे से पहले कोई और अकाउंटिंग करके भाग गया. ऐसा हुआ क्या? रिकॉर्डेड मतलब तो अकाउंटिंग हो चुकी ना. अकाउंटिंग तो तुम करने वाले हो, या अकाउंटिंग करके कोई चला गया? तुम ऑडिट कर रहे हो कि अकाउंटिंग कर रहे हो? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे ना. रिकॉर्डेड का मतलब तो रिकॉर्ड हो चुका ना, वो तो पास्ट टेंस हो गया. स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ है कि रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू. ज्यादातर स्टूडेंट इसको कैसे याद रखते हैं? रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, नॉट रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू. इंटेंडेड टू बी रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू. Is this point clear? Then the fifth condition is business of transferor company intended to be carried on means amalgamation going concern basis पे. ठीक, अब यहाँ पे इसको एक काम करेंगे, ये जो फिफ्थ कंडीशन है इसको फोर्थ कंडीशन पढ़ के लिखेंगे. मीन्स लिखते टाइम पे मैं लिख गया उसमें. ठीक, इसको ये कर लो कि ये जो फोर्थ है इसको फिफ्थ ले लो अभी, और ये जो फिफ्थ है इसको फोर्थ ले लो. तो 5 कंडीशंस हो गई. पहली कंडीशन, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर. At least 90% of the face value of the shareholders of transferor company becomes the shareholders of transferee company. Then purchase consideration is discharged in the form of equity share except for fractional shares. Then business of transferor company carried on means it is ongoing concern basis. And fifth condition, assets and liabilities intended to be recorded at their book value. ठीक, अब यहाँ पे क्या आया? ये जो कंडीशंस हैं
एक्चुअल में ये सब कंडीशंस, इसकी जगह इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि मर्जर कब होता है। जब तुम वो सोचोगे तो समझ में आएगा कि यहाँ क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मर्जर कब होता है, व्हेन टू कंपनीज which are merging together are of same or similar size, carrying on same or similar business which can be combined and can be carried on as one business, then this is called as merger. क्या हुआ merger? दो कंपनी जो मर्ज हो रही हैं, they are of same or similar size, carrying on same or similar business which can be combined together and can be carried on as one business, then that is merger. ठीक, अब मर्जर कैसा हुआ? दो कंपनी, सपोज अगर मैं इस क्लासरूम की बात करूं तो अब इस क्लासरूम में एक्चुअल में दो ऑफिसेस हैं, एक इधर साइड पे एक उधर साइड पे, बीच में दीवार थी, दीवार निकाल दी, मर्जर हो गया। ठीक, उधर का ऑफिस इधर का ऑफिस सेम साइज का था। ठीक, बिजनेस सेम और सिमिलर साइज, एग्जैक्टली बैलेंस शीट का टोटल, दो बैलेंस शीट का टोटल एग्जैक्टली तो मिलता नहीं, सेम और सिमिलर साइज, कैरिंग ऑन सेम और सिमिलर बिजनेस, उधर भी क्लास चल रही इधर भी क्लास चल रही, बीच में से दीवार निकाल दी तो क्लासेस का मर्जर हो गया। इधर क्लास चल रही है उधर मैं प्रैक्टिस रन कर रहा हूं, बीच में से दीवार निकाल दी, मर्जर हो गया क्या? बिजनेस शुड बी सेम और सिमिलर नेचर, प्रैक्टिस एंड क्लासेस इज नॉट सेम और सिमिलर नेचर बिजनेस। तो सिर्फ दीवार निकाल दूं बीच में से तो क्या ये मर्जर हो गया? नहीं हो गया। ठीक, एंड these can be combined and can be carried on as one business, then that will be called as merger. ठीक, अगर इन्फोसिस और टीसीएस मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, then that will be called as merger. बिजनेस से सेम और सिमिलर साइज का बिजनेस है। So first कंडीशन क्या है? That the companies which are merging together are of same or similar size, carrying on business which is similar nature and can be combined and can be carried on as one business, then that is the merger. ठीक, आते हैं उसमें आते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि अब ये मर्जर हुआ, is this point clear? Companies which are merging together are of same or similar size, carrying on same or similar business, can be combined and can be taken or carried on as one business, that is merger. सिंपल है। अब यहाँ पे अगर सपोज इन्फोसिस और टीसीएस का मर्जर हो रहा और शेयर होल्डर को 2 रुपये पर शेयर कैश दे दिया तो क्या परचेज बन गया? बट इन कंडीशन के हिसाब से तो बन गया ना। Purchase consideration should be discharged only in the form of equity share except for fractional shares. फ्रैक्शनल शेयर के लिए नहीं, पर शेयर 10 रुपए, कुछ शेयर दे रहे हैं कुछ कैश दे रहे हैं, हो सकता है मर्जर नहीं होगा, परचेज बन जाएगा, बट रहेगा तो मर्जर ही ना। तुम पूरा कैश भी दे दो तो क्या वो मर्जर का परचेज बन गया? शेयर दिए तो मर्जर, कैश दिया तो परचेज। तुम कुछ सामान खरीद के लाए, चेक से दिया तो मर्जर, कैश दे दिया तो परचेज। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि शेयर इशू करे तो मर्जर, कैश दिया तो परचेज। लॉजिकल लगता है? नहीं। ठीक, बड़ी कंडीशंस है, हम इनका कुछ कर नहीं सकते। चलो ये सोच के देखते हैं कंडीशंस आई कहाँ से। पहली कंडीशन सही है, ऑल एसेट लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। ठीक, सेकंड कंडीशन 90% ऑफ द फेस वैल्यू द शेयर होल्डर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। ये कंडीशन उठाई उन्होंने कहाँ से? कंपनीज एक्ट। कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसीजर। कंसेंट कितने % शेयर होल्डर्स की लगनी चाहिए? 90% शेयर होल्डर की कंसेंट लगनी चाहिए, तो कंडीशन यहाँ डाल दे। नहीं भी डालते तब भी लगती ना, तुम नहीं भी लिखोगे तब भी कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ी ना बदल देगा। कंपनीज एक्ट में बोला है उन्होंने 90% ही कंसेंट लगती तो लगती है ना, बस बात खत्म हो गई। ठीक, तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन नहीं भी होती तब भी चलता। तीसरी कंडीशन कहाँ से उठाई? तीसरी कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने कहाँ से उठाई? फ्रॉम
the Income Tax Act. Section 47 of the Income Tax Act, certain transfers not to be regarded as transfer. And in that there is one clause which says that in the scheme of amalgamation, if the shareholders of transferor company are getting the shares in transferee company, then that transfer will not be regarded as transfer. ठीक, वो कंडीशन सेक्शन 47 की कहाँ उठा के रख दी? और अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ा वायरस होता है, वो है कि जब तुम अकाउंट्स के साथ में इनकम टैक्स मिक्स कर देते हो, बहुत बड़ा वायरस है अकाउंटिंग का। जैसे दिमाग में तुम अकाउंटिंग करते करते सोचो इनकम टैक्स में तो ये करते, मैं यहाँ पे ऐसा कर डालता हूँ क्योंकि इनकम टैक्स में ऐसा करने को बोल रहा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इनकम टैक्स में, क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, वहाँ पे कुछ कैश में आ जाता है, कुछ अक्रूवल पे आ जाता है। तुम सोच के देखोगे तो इनकम सब अक्रूवल पे ले लेते हैं, एक्सपेंसेस कैश पे आ जाता है। 43B, इनकम में कहीं नहीं बोलते कि जब कैश में मिलेगा तब टैक्स भरो। इनकम सब अक्रूवल बेसिस पे, खर्चे कैश बेसिस पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वहां पे अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है ना, तो सही कर रहे हैं। वहां कुछ गलती नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें अभी तुम्हें एग्जाम्पल देने लग जाऊंगा तो ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, नाउ और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। ठीक, देन इसके बाद में अमलगमेशन इज ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस तो रहेगा ही। फोर्थ कंडीशन तो अजम्पशन है। आज तक एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा ही नहीं गया जहां पे उन्होंने ये बोला कि बिजनेस टेक ओवर करके बंद कर देंगे वो। गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अजम्पशन। जब तक लिखा नहीं कि वो गोइंग कंसर्न नहीं है, इसका मतलब तो है ना। ठीक, तो वो तो अजम्पशन पे है। अब जो फिफ्थ कंडीशन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटेंडेड टू बी रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू, ये भी कहां से उठाया उन्होंने? ये भी इनकम टैक्स से उठाया। कहां से? सेक्शन 43 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू बी टेकन टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, सेक्शन 43 में क्या लिखा हुआ है? इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन the WDV of assets in the books of transferee company will be the WDV in the books of transferor company. ठीक, means book value in the books of transferee company will be the book value in the books of transferor company. ठीक, अब इनकम टैक्स में ये क्यों है? इनकम टैक्स में बिल्कुल सही है, इसको जब अकाउंट्स में लेके आओगे तब तकलीफ है। क्यों है इनकम टैक्स में सही कैसे? तो अगर ये प्रोविज़न हटा दो ना, मैं तो मर्जर अमलगमेशन एक्विजिशन के थ्रू कभी टैक्स भरूंगा ही नहीं। क्या करता हूँ, एक कंपनी फॉर्म करता हूँ। ठीक, उसमें बेंचेस जितनी कॉस्ट है उतने पे आया। ठीक, फिर एक और कंपनी फॉर्म करता हूँ विच टेक्स ओवर दिस कंपनी, और सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ कितने पे कर लिए? सपोज 100 करोड़ पे कर दिया। हो सकता है ना। फेसबुक ने भी तो व्हाट्सएप को कितना कंसिडरेशन दिया? 1,14,000 करोड़ का कंसिडरेशन दे दिया। 100 करोड़ के नेट एसेट नहीं है उस कंपनी के। तो यहाँ पे अपने तो 1 करोड़ से ज़्यादा के एसेट है। टोटल क्लासरूम मिला के सब करा तो वो 1.5-2 करोड़ का चला जाएगा। एंड वो अगर नेट एसेट 100 करोड़ पे 50 गुना ही तो करा, ज़्यादा थोड़ी ना। तो उस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और उसने के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। इक्विटी शेयर इशू करने में कितने पैसे लगते हैं? कुछ भी नहीं, एंट्री पास करनी पड़ती। ठीक, सिर्फ ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रखना पड़ेगा, उसकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, वो डेसिमल्स में होगी। ठीक, अब ये जो एसेट्स हैं इनकी बुक वैल्यू कितनी? 100 करोड़। इतने पे टेक ओवर करा, तो जितने पे टेक ओवर करा उतनी वैल्यू। ये प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं हो, सेक्शन 43 वाला, तब की बात कर रहा हूँ।
अब क्या होगा, मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ कितने पे, 100 करोड़ पे, 10% ही तो, ज़्यादा मत दो, मेरे को ज़्यादा चाहिए भी नहीं, 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन आता। एंड अगर नहीं भी सेट ऑफ हुआ, देन दैट डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टिल इन्फिनिटी, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। मैं तो टैक्स भरूंगा ही नहीं, तुम एक बार अलाउ तो करो। तो अगर ये सेक्शन हटा दिया इनकम टैक्स से, तो लोग इस तरीके की टैक्स प्लानिंग करेंगे ना, करेंगे। जो मैं सोच सकता हूँ उसे तो आगे और सोचने के लिए बहुत लोग बैठे हैं ना। तो इनकम टैक्स में ये प्रोविज़न होना ज़रूरी है, पर इससे अकाउंटिंग थोड़ी ना करी जाती है। अकाउंटिंग में तो जो सही वैल्यू है वही दिखानी चाहिए ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, एक जनरल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। ठीक, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक, if it swims like a duck, then it should be recorded like a duck. It should be recorded as a duck, even though management wants to record it as elephant or goose. मतलब अगर वो डक के जैसी आवाज़ करते हैं, डक के जैसे स्विम करती है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए? डक ही रिकॉर्ड करना चाहिए। मैनेजमेंट भले ही बोले कि नहीं तुम इसको एलिफेंट बताओ, या बोले कि इसको कोई और पक्षी बताओ, नहीं, इन प्रिंसिपल अगर वो डक है देन इट शुड बी रिकॉर्डेड एज डक। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से लिखा नहीं है कहीं बुक्स में, इट इज दिस वे। ठीक, कि जो चीज जैसी है, अगर डक है तो डक ही बताओ। मैनेजमेंट बोले कि नहीं ये एलिफेंट है, तो उसे वो एलिफेंट बन नहीं जाता। हैव यू गॉट दिस? ठीक, तो अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो चीज़ जैसी है, अगर इन बेंचेस की कीमत 5 लाख है तो 5 लाख ही दिखनी चाहिए ना। मैं उसको 100 करोड़ बोल रहा हूं तो उससे कीमत 100 करोड़ हो थोड़ी ना गई। 5 लाख की बेंच मैं अगर 10 करोड़ 20 करोड़ बोलूं कि नहीं इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए क्योंकि मेरे को तो उतने के शेयर मिले हैं, सो क्या इससे इन बेंचेस की कीमत 100 करोड़ हो जाती है, 50 करोड़ हो जाती है? क्या नहीं हो जाती ना। Is this point clear? This is the basic principle of accounting. जो चीज जैसी है वैसी रिकॉर्ड करो। इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव अलग है, क्योंकि वहां पे तो हर सेक्शन का पीछे कोई ना कोई कहानी है, वो सेक्शन क्यों है और उसका लॉजिक है, रीजनिंग है, तो वहां पे सही है, बट उसके हिसाब से अकाउंटिंग थोड़ी ना करेंगे। सो उन्होंने क्या करा, और क्या होता है हमारे को इनकम टैक्स में भले ही कितने भी मार्क्स आते हो, पर द फैक्ट इज एक बार जब आर्टिकलशिप शुरू होती है उसके बाद में 24 में से 18 घंटे दिमाग में इनकम टैक्स ही घूमता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आर्टिकल है वो टैक्स की ही प्रैक्टिस में रहता है। प्रिंसिपल टैक्स में है तो उसके भी दिमाग में क्या है, इनकम टैक्स ही घूमता है। 24 में से 18 घंटे, 6 घंटे क्यों नहीं, क्योंकि 6 घंटे वो सोता है। जितने टाइम जगह उतने टाइम उसके दिमाग में क्या घूमता है, इनकम टैक्स। तुम कहीं भी देखो, अकाउंट्स की क्लास चल रही हो, आईडीटी की क्लास चल रही हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चल रही हो, एक ना एक स्टूडेंट तो इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछ ही डालता, लॉ की क्लास क्यों ना हो, कि इनकम टैक्स में इसका क्या करेंगे। ठीक, ऑब्जर्व करके देखना, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, अकाउंट्स हो, एफएम हो, कॉस्टिंग हो, लॉ हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ डालता है कि इसका इनकम टैक्स में क्या होगा, और अक्सर उसी सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स भी आ जाते हैं। स्पेशली फाइनल पे जब पहुंचोगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है सेकंड ग्रुप में तो डीटी ही तकलीफ़ देता है, बहुत तकलीफ़ देता है स्टूडेंट्स को। ठीक, क्यों? क्योंकि जो अभी तक तुम्हारे लिए जो इनकम टैक्स है वो सब बेसिक्स हैं। वहाँ पे शुरुआती पढ़ाने की अक्सर असेसमेंट प्रोसीजर से शुरू होता है, सेक्शन 139(1) से शुरुआत हुई। हेड्स ऑफ इनकम है वो तो ठीक है, ऐसे ही हो जाता है, वो तो पता ही है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, ये वो टैक्स प्लानिंग,
एंड इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज में से है। एंड दुनिया भर का बिजनेसमैन इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरता है, भले ही वो हिंदुस्तान की पुलिस या मिलिट्री से डरे या नहीं डरे। हिंदुस्तान की मिलिट्री से तो छोटे छोटे नेपाल भूटान जैसे देश नहीं डरते, और पुलिस से तो हम ही नहीं डरते। तुम्हारे में से कितने लोग आज भी हो सकता सिग्नल जंप करके आए हो ठीक, तो पुलिस से तो यहाँ के ही लोग नहीं डरते, मिलिट्री से कोई और दूसरे देश के लोग डरते नहीं, ठीक। बट दुनिया भर का बिजनेसमैन इंडिया के टैक्स डिपार्टमेंट से डरता है। क्यों? क्योंकि वो उनको अगर वोडाफोन के जजमेंट के बाद में, तो फिर डर लगता है ये लोगों को कि उन्होंने बोला टैक्स भरना है तो भरना है, सुप्रीम कोर्ट में हार गए तो इनकम टैक्स एक्ट बदल डाला, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से 1961-62 से ऐसा भी नहीं कि अभी प्रोस्पेक्टिव बदला, केस हार गए 2011 में और इनकम टैक्स एक्ट बदल डाला 61-62 से कि कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट हमारे खिलाफ दिया तो क्या फर्क पड़ता, हम टैक्स लेंगे तो लेके ही रहेंगे। एंड फाइनली व्हाट हैपन, उनको टैक्स मिला नहीं वो अलग बात, बट माहौल में फियर तो हो जाता ना। एंड ऐसे ऐसे नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे वो टाइम पे, तो मीन्स एक कंपनी है, सब्सिडरी है इंडिया में, वो अपनी पेरेंट कंपनी को शेयर इशू करती है, फर्स्ट टाइम इशू कर रही है शेयर्स, उसको कैपिटल गेन्स का नोटिस भेज दिया कि तुमने शेयर इशू करे, शेयर ट्रांसफ़र हो गए, एंड शेयर्स की फेयर वैल्यू इतनी है, तुमने इतने पे करे, फेस वैल्यू तुम्हारे लिए तो कॉस्ट फेस वैल्यू है, शेयर की फेयर वैल्यू चल रही है 200 रुपये, 190 रुपीज़ के कैपिटल गेन हो गए, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स भर दो, 3000 करोड़ का टैक्स का नोटिस भेज दिया। कैन इमेजिन, जहाँ की एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ ट्रांसफ़र है ही नहीं। ट्रांसफ़र क्यों नहीं है? नहीं, होल्डिंग सब्सिडरी से कोई उससे मतलब नहीं, कहीं लिखा थोड़ी ना होल्डिंग सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि जब तुम फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो शेयर, तो वो एसेट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं ना। तुमने जब फर्स्ट टाइम इशू करा तो फर्स्ट टाइम एसेट एग्जिस्टेंस में आया, तो ट्रांसफ़र हुआ ही कहाँ? ट्रांसफ़र तो वो चीज़ होगी जो पहले से है। तुम जब फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो तो कैपिटल गेन थोड़ी ना होता है। इस तरीके से अगर इस लॉजिक पे लगा दो तो सारी कंपनीज के आईपीओ पे कैपिटल गेन हो जाएंगे, इस हिसाब से तो सबको कैपिटल गेन हो जाएंगे। एंड नोटिसेस अगर इस हिसाब से चलने लग गए तो क्या हो जाता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और वो कैसा है, बहुत तरीके से, मतलब इस तरीके के बहुत सिचुएशंस हैं, ठीक। यहाँ पे केस हारना ही हारना है, बट नोटिस तो चला जाता है ना कि आज तो वो 3000 करोड़ का नोटिस किसी को भी आ जाए, कितने भी पैसे हो, 3000 करोड़ भरने का नोटिस आएगा तो टेंशन आती है ना। और जाने तो नोटिस पैसे भरने का आया या नहीं आया, इनकम टैक्स से अगर चिट्ठी भी आ जाए ना ठीक, एनवलप खोल के नहीं देखता आदमी के अंदर है क्या, वो ऐसा बंद के बंद लिफाफे लेके सीधे सीए के ऑफिस में जाता है, ठीक। और उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि पैन नंबर आपका गलत है इसको रेक्टिफाई कर लो। उसने खोल के भी नहीं देखता, दिमाग में उसके इतनी टेंशन हो जाती है कि यहाँ देखेगा तो पता नहीं क्या निकले उसमें, ठीक। सो ये फियर है, सिर्फ किसका है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो सब चीज़ें सही हैं, मैं बता रहा हूँ फियर इन द माइंड्स, ठीक। इतना पुलिस का होता है नहीं, मिलिट्री का होता है नहीं, जितना डर बिजनेसमैन के दिमाग में इनकम टैक्स का रहता है उतना डर किसी का नहीं रहता। गलती तो हर कोई करता है। तुम सिग्नल जंप करके डर लगता है क्या? नहीं लगता। तो इनकम टैक्स चोरी करके क्यों लगता है इतना डर लगभग हर बिजनेसमैन टैक्स की चोरी कर रहा होगा,
पर इनकम टैक्स से नोटिस आते ही दिमाग में टेंशन शुरू होती है। ठीक ना, सो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 5 कंडीशंस हैं, इफ ऑल दीज 5 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। If one or more condition is not satisfied, then it is amalgamation in the nature of purchase. So right. If all of above conditions are satisfied, then it is amalgamation in the nature of merger and pooling of interest method will be applicable for accounting. Pooling of interest method will be applicable for accounting. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन ओनली इट विल बी अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। कौन सी कंडीशंस हैं, एक बार फास्ट 5 कंडीशंस क्या हो गई, ऑल एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर, 90% of the shareholder becomes shareholder, consideration discharged in the form of equity share, going concern basis, and assets and liabilities intended to be recorded at their book value. 5 conditions satisfy हुई, then it is amalgamation the nature of merger. Then इसमें से एक भी अगर satisfy नहीं हुई then it becomes amalgamation the nature of purchase. अब एग्जाम में हमारे को कैसे याद रखना है, इसमें से एक्चुअल में ये जो पहली 3 कंडीशन है वो प्राइमरी है। ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज टेकन ओवर, मतलब एक भी एसेट लाइबिलिटी अगर टेक ओवर नहीं करा इट बिकम्स अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। 90% ऑफ द फेस वैल्यू शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर, अगर कंसिडरेशन कैश में है तो शेयर होल्डर बनेंगे ही नहीं, तो नॉर्मल कोर्स में तो वो हो ही जाता अगर शेयर कंसिडरेशन था। देन थर्ड कंडीशन इज परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ट्रांसफरिंग कंपनी। ठीक, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो 4th कंडीशन तो अजम्पशन है ना, गोइंग कंसर्न बेसिस तो रहेगा ही, और 5th कंडीशन तो प्रैक्टिकली हमारे हाथ में है। जब तुम अकाउंटिंग कर रहे होगे तो तुम डिसाइड करोगे ना कि बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना कि नहीं करना। एंड सोच के देखो, कंडीशन तो पास्ट में सेटिस्फाई करवाई जाती है ना, ये कंडीशन है जो फ्यूचर में सेटिस्फाई हो रही है, ये इंटेंशन है। अगर मैं यहाँ चाहूँ और मेरे को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं समझता और मैं हर रोज अकाउंटिंग करता हूँ अमलगमेशन की, तब भी मैं कभी ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं लगाऊं तो भी चलेगा। एक एसेट की वैल्यू बदल दो, खत्म, परचेज बन गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? वही तो मैं कह रहा हूँ, गलत है ना। मैं एक सिंपल सा लॉजिक है, कभी भी ये अकाउंटिंग हम करी, मैं बता रहा हूँ ना, इनकम टैक्स से उठाई कंडीशंस। सपोज ये मार्केट में था 100 रुपए का, मैं इसको खरीद के लाया 80 रुपए पे, या सपोज मैं 100 रुपए पे खरीद के लाया, जिस शॉपकीपर से खरीद के लाया उसके लिए इसकी कॉस्ट थी 90 रुपीज़, तो कितने पे रिकॉर्ड करोगे, 100 की 90? 100 जितने में खरीद के लाए उतने भी रिकॉर्ड करोगे ना। बेचने वाले की कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो क्या? कभी करा? अमलगमेशन छोड़ के ये अकाउंटिंग कहीं देखी सुनी? कहीं पे इस तरीके की अकाउंटिंग सुनी? कोई दूसरा चैप्टर बताओ जहां पे तुम ऐसी अकाउंटिंग करता अमलगमेशन छोड़ के, कि जिससे हम खरीद रहे हैं उससे शॉपकीपर से पूछो, नहीं तुम अपनी कॉस्ट बताओ कितनी है, मैं उस पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ।
क्यों? कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 तो विड्रॉ हो ही जाएगा। ठीक, इस तरीके की ये जो अकाउंटिंग है, मैं पहले ही बोला था कि ये अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, जस्टिफाइबल नहीं है। मैंने तुम्हारे को बताया कि वो कंडीशंस उन्होंने कहाँ कहाँ से उठा ली। कुछ कंपनीज एक्ट से, कुछ इनकम टैक्स एक्ट से वो कंडीशंस उठा दी और वो रख दी, और जो हमारे दिमाग में घूमता वो हमारे से पहले जो चार्टर्ड बने उनके दिमाग में वैसे ही घूमती ना चीज़ें। पहले तो प्राइम, अभी तो फिर भी आईडीटी, वैट, सर्विस टैक्स आ गया। पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी प्रैक्टिस चलती ही टैक्स पे थी, सिर्फ और सिर्फ डीटी, डायरेक्ट टैक्स। और क्या प्राइमरी, क्योंकि एक टाइम था कि ये सब कस्टम्स, एक्साइज तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था। एक टाइम पे सिलेबस में ही नहीं थे इनडायरेक्ट टैक्सेस। फिर क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू सब्सटेंशियली इनडायरेक्ट टैक्सेस से आना शुरू हुआ, तो इंस्टीट्यूट ने सोचा कि उनके मेंबर्स को भी आना चाहिए, नहीं तो फिर स्कोप नहीं बढ़ता ना प्रैक्टिस का। तो चीज़ें लाई गई और करा गया और उसको बढ़ाया गया। इज दिस क्लियर? एंड उसी की वजह से हो रहा है जहाँ पे प्रैक्टिस है। तो कैसा है कि टैक्स दिमाग में रहता है, एंड डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, प्राइमरीली प्रैक्टिस इसी की चलती है ना। छोटी फर्म तो इसी पे सरवाइव करती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो टैक्स एक्सपर्ट के नाम से ही जाना जाता है ना। जनरल पब्लिक तो यही मान के चलती है ना कि टैक्स वाला, टैक्स की प्रैक्टिस है। ठीक, तो कैसा है, वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती भी है ना, एंड कुछ गलत भी नहीं है। पर अकाउंटिंग अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से करोगे तो हमेशा गड़बड़ होगी, और ये गड़बड़ यहाँ है। इज दिस क्लियर? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया कि कहाँ से उठाया हो सकता है। ठीक ना। अब यहाँ इसके बाद में अब आ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड लगेगा। सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि 3 कंडीशन प्राइमरी हैं। पहली 3 कंडीशन टेस्ट करो। ऑल एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर, 90% ऑफ द शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फोर्थ तो अजम्पशन है ना। क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया ना आगे पूछा जाएगा, जहां पे वो ये बोलेंगे कि एक बार बिजनेस टेक ओवर करके बंद कर देंगे उसे। ठीक, ना पूछा गया ना पूछा जाएगा। तो फोर्थ कंडीशन तो रहने वाली है। फिफ्थ कंडीशन प्रैक्टिकली हमारे हाथ में है, बट एग्जाम में नहीं। एग्जाम में नहीं। बट अनदर थिंग इज कि पीसी मैंने कंप्यूट कैसे भी किया हो, स्टिल आई कैन रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। पॉसिबल है। कैसे भी पीसी कंप्यूट करा हो, स्टिल एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू। ठीक, सो अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो पहली 3 कंडीशन है वो टेस्ट हो जाए। फिफ्थ कंडीशन चाहो तो तुम सेटिस्फाई करवा लो, चाहो तो उसको नहीं भी करवाओ, बट एग्जाम की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा कि क्या होना है। प्रैक्टिकली तो प्योर डिस्क्रिशन है तुम्हारा। एज ए अकाउंटेंट तो हमारा प्योर डिस्क्रिशन है। ठीक, मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन हो गया। सो व्हाट हैपन्स हियर, अब यहाँ पे जो हमारी अकाउंटिंग आएगी तो इसके लिए एंट्रीज कैसे आएंगी। हम अब आ जाते हैं पहला मेथड पे, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पे। सो राइट, pooling of interest method, pooling of interest method। अब जब हम यहाँ पे pooling of interest method की बात कर रहे हैं तो pooling of interest method में हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी। सो राइट, स्टेप 1, पीसी ड्यू। पीसी ड्यू एंड पीसी ड्यू के लिए क्या एंट्री होगी हमारी यहाँ पे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट
to liquidator of transferor company. अब यही एंट्री क्यों करी? लोग, जब तुम किसी कंपनी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो तुम बिजनेस खरीद रहे हो ना, नाम इसका कुछ भी दो, बिजनेस परचेज लिखते या परचेज बिजनेस लिखते, वो तो अकाउंट का नाम तुम्हारा डिस्क्रिप्शन हो गया ना, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंट का नाम नहीं लिखा होता है, एक्चुअल में अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं लिखी होती है। तो मान लिया जाता है कि तुम्हारे को बेसिक डेबिट क्रेडिट आता है और तुम वो एंट्री खुद से पास कर पाओगे, वहाँ पे ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करे रहता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे तुम जब बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो बिजनेस एसेट हो गया ना, सो हमने अकाउंट बनाया क्या, बिजनेस परचेज अकाउंट। अब ये जो ट्रांसफरर कंपनी है तो लिक्विडेशन में जा रही है, ट्रांसफरर कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, तो उसका लिक्विडेटर होगा, जब लिक्विडेशन में जाएगी तो वहाँ लिक्विडेटर होगा, तो हम उस लिक्विडेटर को पे करेंगे एंड वो लिक्विडेटर आगे शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा जिसको भी पेमेंट करना होगा, ठीक। सो बिजनेस परचेज हमारे लिए एसेट हो गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, उसके बदले में उस कंपनी के लिक्विडेटर को पेमेंट करना है, सो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। सो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। देन step 2, incorporate assets and liabilities. Incorporate assets and liabilities. Assets account debit, अब ये इंडिविजुअली एट बुक वैल्यू, क्यों? क्योंकि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मर्जर की कंडीशन ही क्या है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटेंडेड टू बी रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू, तो सारे के सारे एसेट्स होंगे, ठीक। यहाँ पे ऑल एसेट्स इंडिविजुअली, एक एक एसेट, रिमेंबर बहुत सारे स्टूडेंट एंट्री पास करते टाइम पे क्या करते हैं, सारे एसेट्स का टोटल लिया, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक। अब अगर एग्जाम में एंट्री पूछी और तुमने ये एंट्री लिखी तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि तुम फिक्स एसेट में करंट एसेट थोड़ी ना ऐड कर दोगे, फिक्स एसेट में तो फिक्स एसेट आएगा, उसमें भी लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट एंड मशीनरी जाएगा। अगर एंट्री पूछी है तो एक एक एसेट को अलग अलग डेबिट करो, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। एक एक लायबिलिटी को अलग अलग क्रेडिट करो एट देयर बुक वैल्यू टू liabilities account in bracket individually at book value to reserves and surplus. Look, pooling of interest method में reserves of transferor company will also be incorporated at book value to बिजनेस परचेज। तो जो हमने वो बिजनेस परचेज अकाउंट बनाया था ड्यू करने के लिए, उसके अगेंस्ट में अब हमारे को एसेट मिल गए ना, उन एसेट्स को डेबिट कर दिया तो इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक। एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्री रिजर्व्स। So right, या नोट लिख लो, डिफरेंस बिटवीन PC and paid up share capital, difference between PC and paid up share capital of transferor company
will be adjusted against free reserves. Will be adjusted against free reserves. Hope this is clear. अब मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, रिजर्व्स अकाउंट, अगर पीसी ज़्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल कम है, तो यहाँ पे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा. बट अगर पीसी पेड अप शेयर कैपिटल से कम है, then it will be taken against capital reserve. It will be credited as capital reserve. Right, if PC is less than paid up share capital of transferor company, then as per clarification given by ICAI, it will be adjusted against, it will be adjusted नहीं लिखो, it will be treated as capital reserve, which is not available which is not available for distribution as dividend. मतलब यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व, इफ पीसी इज मोर देन, यहाँ पे पीसी ग्रेटर देन पेड अप शेयर कैपिटल, तो रिजर्व को डेबिट करा. अगर पीसी is less than paid up share capital, तो वहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा. Is this clear? Then अभी आते हैं इसके लॉजिक पे आता है. और ये बहुत सिंपल है अकाउंटिंग. एक बार सोच के देखोगे ना कि क्या तुम ये अकाउंटिंग खुद से बता सकते थे? आंसर इज यस. एक बार सोच के देखेंगे कि क्या हुआ यहाँ. ठीक है. देन स्टेप 3, अगर हमारे को भी स्टैंडर्ड बनाना होता और ये मेथड ऐसे ही करना होता, हम ऐसा करते. लॉजिकली सोच के देखोगे तो. ठीक. और उसके बाद मैं बताता हूँ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा, इररिस्पेक्टिव कि पीसी कितनी. अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यहाँ लग रहा है, तो बैलेंस शीट प्रॉब्लम इस सॉल्व करना शुरू करने के पहले तुम उस बैलेंस शीट का टोटल बता सकते हो गारंटी के साथ में. इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे भी हो जाता है, वहाँ पे भी उसमें. बट जो बेसिक प्रॉब्लम्स है जो हमारे को मैक्सिमम, हमारे को तो वैसे ही बेसिक ही प्रॉब्लम रहती हैं. ठीक है. गारंटी के साथ में प्रॉब्लम में पीसी निकालना नहीं शुरू करा पर बैलेंस शीट का टोटल मालूम है, तो बताओ बैलेंस शीट टैली होगी क्या? होगी ना. कैसे भी करके टैली करके ही आएंगे ना. टोटल भी मालूम है. ठीक. तो टैली होगी.
पीसी गलत भी निकाल दिया तब भी उतने पे टैली होगी। एंड ये चीज़ें हमने एक्चुअल में एनालाइज करी नहीं है, तो अगर सोच के देखोगे तो अभी बताता हूँ कैसे वो हो रहा है, ठीक है। देन स्टेप 3, डिस्चार्ज पीसी। मैं जब तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट टैली होगी गारंटी के साथ में, तो किसी वजह से ही बोल रहा हूँ ना। एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी, liquidator of transfer company account debit to equity share capital account to securities premium account। यहां पे इक्विटी शेयर ही इशू होने हैं, क्योंकि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की कंडीशन ही है दैट द परचेज कंसिडरेशन शुड बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ कैश तो आ ही नहीं सकता, कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी तभी तो हमने ये मेथड लगाया होगा। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा कुछ नहीं आएगा। इज इट क्लियर? ठीक। इसके अलावा और ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो क्या करेंगे, दोनों मेथड होने के बाद में वो सब चीज़ें लगभग कॉमन है, ठीक। सो यहाँ पे ये प्राइमरी ये 3 एंट्री हो गई। क्या हो गया? पीसी ड्यू, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी। पीसी ड्यू के लिए एंट्री क्या? पीसी ड्यू के लिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। देन वी इनकॉर्पोरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंट्री, इंडिविजुअल्स जितने एसेट्स हैं सब बुक वैल्यू पे, टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज सब बुक वैल्यू पे, टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, टू बिजनेस परचेज। एंड नाउ द डिफरेंस बिटवीन PC and paid up share capital of the transfer company will be adjusted against free reserves. And thereafter next is, इसके बाद में discharge of PC, and discharge of PC के लिए क्या एंट्री हो गई? liquidator of transfer company to equity share capital to securities premium, ठीक। अब यहाँ सोच के देखो कि अकाउंटिंग, अब हम आते हैं कि ये अकाउंटिंग ऐसे कैसे बताई गई। ये जो सेकेंड एंट्री में है यही मेन अकाउंटिंग है, ठीक। अब यहाँ पे हाउ द थिंग्स आर हियर। हमारे पास में 2 कंपनी है, एक है हमारे पास ए लिमिटेड, इसका शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, देन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक, या फिर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स हो गया। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट यू आर हैविंग इज बी लिमिटेड। बी लिमिटेड में अब हमारे पास कैसा आ जाएगा? हियर यहाँ पे भी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, या फिर नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स हो गए। अब यहाँ पे हमने क्या करा? व्हेन वी हैव डन दिस अकाउंटिंग, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस इज ट्रांसफरी कंपनी, दिस इज ट्रांसफरी कंपनी एंड दिस इज ट्रांसफरर कंपनी, ठीक। यहाँ पे हमने क्या करा है? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। ये फिक्स एसेट में फिक्स एसेट आ गया, करंट एसेट्स में करंट एसेट, सब कुछ बुक वैल्यू पे आया। ये करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज चली गई, नॉन करंट लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड एवरीथिंग इज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। यही तो कंडीशन है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटेंडेड टू बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, ये कंडीशन है, ठीक। तो क्या हुआ? ये रिजर्व्स उधर रिजर्व्स में चले गए, ये नॉन करंट लायबिलिटी उधर नॉन करंट लायबिलिटी में, ये करंट लायबिलिटी उधर, ये करंट एसेट फिक्स्ड एसेट, एवरीथिंग इज टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक। एंड हियर इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस? अब यहाँ पे क्या होगा?
अब यहाँ पे एवरीथिंग, ये बैलेंस शीट पहले से टैली थी, ये बैलेंस शीट भी टैलीड थी, ठीक। ये टैलीड बैलेंस शीट एज इट इज उठा के तुमने उधर रख दी बिना एक भी वैल्यू बदले हुए, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, पीसी आ गया, एंड जो परचेज कंसिडरेशन है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक। सिर्फ ये शेयर कैपिटल नहीं लिया और यहाँ पे पीसी आ गया, ये शेयर कैपिटल नहीं लिया और यहाँ पे पीसी आ गया। अब सोच के देखो, अगर ये पीसी इस शेयर कैपिटल के बराबर है तो बैलेंस शीट टैली हो गई ना। नहीं, मैं तो अभी अकाउंटिंग पे आता है, सही गलत तो बाद की बात, सही गलत की बात बट पीसी मीन्स कंसिडरेशन, सॉरी पीसी एज पर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड परचेज कंसिडरेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक। तो ये पीसी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर ये पीसी इस शेयर कैपिटल के बराबर है तो क्या ये बैलेंस शीट टैली हुई ना। तो यहाँ से सोच के देखो, ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट एज इट इज उठा ली, सारी की सारी बैलेंस शीट तुम उठा के ले जा रहे हो, ये बैलेंस शीट एज इट इज उठा ली, सिर्फ एक चीज नहीं उठाई यहाँ से, शेयर कैपिटल। अगर इस शेयर कैपिटल के बराबर यहाँ पीसी है तो बैलेंस शीट टैली हो गई ना। सोच के देखो, ये पहले से बैलेंस शीट टैलीड थी, यहाँ से एज इट इज बुक वैल्यू पे लेके गए, किसी में 1 रुपए का भी फर्क नहीं करा, एज इट इज ये बैलेंस शीट इधर की इधर शिफ्ट कर दी और यहाँ पे पीसी डिस्चार्ज करा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये अगर पीसी इस शेयर कैपिटल के बराबर है, सपोज 1 लाख का यहाँ शेयर कैपिटल था, चलो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ, यहाँ पे शेयर कैपिटल था, पीसी छोड़ के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8, तो कितना हो गया 20, ये 10 और ये 10, दिस इज 20, ठीक। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टोटल कितना 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये टोटल कितना 10। अब बैलेंस शीट टोटल कितना आएगा, मर्ज बैलेंस शीट का 30 आएगा, ठीक। इसमें मैं पीसी डाल के दिखाता हूँ, बदल के दिखाता हूँ, ठीक। तुम जो पीसी बोलोगे, जो तुम्हारे मन में है उतने पे कंपनी भेज दो, मैं बैलेंस शीट टैली कितने पे करूँगा 30 पे, और 30 पे टैली होगी। अभी थोड़ा सा पहली बार सुन के थोड़ा अजीब लगता है, बट होता ऐसे ही है। प्रॉब्लम सॉल्व करे हुए देखना आपने, उतने पे ही टैली हो रहे होंगे। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करी अभी मैंने, ठीक है। नाउ हाउ दिस वर्क्स, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चीजें इधर की इधर लेके गए, ये शेयर कैपिटल नहीं आया, ठीक। इस 4 में दिस इज 2, 4, 6, 8, इस 4 में क्या हमने ऐड कर दिया, ये रिजर्व्स +2, ये +3, ये +4, ये +5, +5, सब कुछ बुक वैल्यू पे लेके गए, इधर यहाँ पे एज इट इज उठा के मैंने बैलेंस शीट वहाँ शिफ्ट कर दी, सिर्फ क्या आया, यहाँ से पीसी नहीं आया, ठीक। अब सपोज मैंने अगर पीसी दिया 1 का, बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं हुई, अगर पीसी 1 है बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं हुई, हुई ना, बैलेंस शीट टैली होगी ना। 2 + 1 3 6, कितने पे टोटल कितना आया 30, इधर भी 30 है ना, हो गई टैली, ठीक। अगर पीसी वॉज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल तो बैलेंस शीट टैली हो गई। बट अगर मैं यहाँ पे पीसी बदल के 2 कर दूं तो यहाँ पे आ गया 31, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये पीसी इस पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर नहीं है। बैलेंस शीट में कितना डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस आया, वो 1 का डिफरेंस एडजस्ट कर दो, बैलेंस शीट टैली हो गई। कहाँ एडजस्ट करने को बोला उन्होंने,
विद फ्री रिजर्व्स, यहां से 1 माइनस कर दो, बैलेंस शीट टैली हो गई। कितने में टैली हो गई? 30। हुई टैली। और करवाऊं टैली? बदल दो पीसी, फ्री में दे दी कंपनी। कितना डिफरेंस आ गया? यहां हो गया 29, एक का डिफरेंस आ गया। क्या करो अब? पीसी एंड पेड अप शेयर कैपिटल, पीसी कम है, पेड अप शेयर कैपिटल ज्यादा है, तो क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व हो गया। तो रिजर्व से सरप्लस में कैपिटल रिजर्व ऐड हो गया। कितना बैलेंस शीट टोटल? 30। समझ रहे लॉजिक? लॉजिक समझा क्या हो रही है चीजें? बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग है। सिर्फ मेरे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम में पढ़ के ये समझ में आया पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है और इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट का टोटल लिखो पहले कि बैलेंस शीट का टोटल इतना है, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। पीसी जो भी आया, गलत आया सही आया, बैलेंस शीट का टोटल नहीं बदलेगा, बैलेंस शीट टैली होगी गारंटी के साथ में, और अमाउंट भी सही होगा, सिर्फ अंदर बदल जाएगा। एंड इतनी ही सिंपल चीज है। मेरे को ये नहीं मालूम इंस्टीट्यूट क्यों इसको 2 बार पढ़ाता, ग्रुप 1 में भी ग्रुप 2 में भी। तो तुम 10th के बच्चे को बताओगे तो वो उसमें जिसने अकाउंट नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी सिखाओगे ऐसा टोटल करना तो सीखेगा ना। ठीक, हाँ। डाइजेस्ट होने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है? नहीं, एक्चुअल में ये अकाउंटिंग है ऐसी। यहां पे इसको मैं 0.50 कर दूं पीसी। अगर मैंने पीसी 0.50 कर दिया, कितने का डिफरेंस आ गया? 0.50। तो यहाँ पे ये 29.50 आ रहा है और ये इधर 30, तो क्या करो इसमें 0.50 का कैपिटल रिजर्व हो गया। अगर ये 1.50 तो ये रिजर्व डेबिट हो जाएगा माइनस 0.50। पहली चीज ये सीखो कि बैलेंस शीट टैली हो कैसे रही है। जैसे टैली हो रही है वैसे टैली कर दो। अब ये इंस्टीट्यूट पे छोड़ दो कि वो किससे टैली करवाना चाह रहे हैं। बोलते गुडविल तो हम गुडविल लिख देते, वो बोलते कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल रिजर्व लिखते, वो बोलते फ्री रिजर्व तो फ्री रिजर्व। बट डिफरेंस किस चीज का? इस अकाउंटिंग में डिफरेंस आएगा पीसी एंड पेड अप शेयर कैपिटल का। क्योंकि अगर ये पीसी पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर है तो बैलेंस शीट पहले ही टैली हो गई थी, हमारे को इधर उधर सोचना ही नहीं था। और अगर नहीं है तो उसकी वजह से, उस डिफरेंस की वजह से बैलेंस शीट में डिफरेंस आ जाएगा और उस डिफरेंस को एडजस्ट करवा दिया उन्होंने। कहाँ पे? शेयर होल्डर फंड में ही एडजस्ट करवा दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड वो सब चीजें टैली होती रहेंगी सेम अमाउंट पे, सिर्फ इसमें ही बदल चेंज होता रहेगा, बाकी सब तो सेम है। इसमें घूम फिर के यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा जो भी डिफरेंस आएगा। सो बैलेंस शीट का टोटल कितना आता है? बैलेंस शीट का टोटल इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर कंपनी, प्रोवाइडेड नए फॉर्मेट में था। मतलब अगर तुम वो उधर के मिसलिनियस एक्सपेंसेस राइट ऑफ करोगे तो ऑब्वियसली फिर वो उधर से मैच नहीं करेगा ना। मतलब अगर सही बैलेंस शीट बनी हुई है तो बैलेंस शीट का टोटल मैच होके आएगा। इज इट क्लियर? एवरीबडी गॉट दिस? ठीक, बस इतना ही है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में तो हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो गई, सिर्फ अब हमारे को इंतजार करना प्रॉब्लम पूछें तो। और टैली क्यों नहीं होगी? होगी ना, बट हाँ पीसी गलत निकालोगे मार्क्स मिलेंगे नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पीसी गलत निकाली तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ये पीसी बहुत तरीके से निकाली जा सकती है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो सकता। अकाउंटिंग हमेशा सेम रहेगी। मैं क्या सिखा रहा हूँ तुम्हारे को? प्राइमरीली यहाँ पे अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ और अकाउंटिंग की गारंटी दी जा सकती है। इज इट क्लियर? ठीक, नो। और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ लॉजिक तो है, सिर्फ वो हमारे को
सोच के देखना है कि वो लॉजिक क्या है। एक बार जब एनालाइज करते हो, इसलिए मैं हमेशा, दिस इज द वन थिंग आई ऑलवेज से, आस्क क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन खुद से पूछो, सिर्फ ब्लाइंडली लिख मत लो। क्यों? क्योंकि मेरे को भी किसी बुक से थोड़ी ना मिला, ये किसी बुक में थोड़ी ना लिखा है, ये किसी बुक में नहीं लिखा, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। क्यों है? कोशिश करो, कोशिश करते रहो तो चीजें निकल के आती हैं। ठीक, केजरीवाल भी कोशिश करते करते चीफ मिनिस्टर बन ही गया ना। ठीक, एंड इवन ऑड भी उसने इम्प्लीमेंट कर ही डाला ना। आज की डेट में रजनीकांत से ज्यादा जोक केजरीवाल पे चल रहा है। सोचो, रजनीकांत को बीट कर दिया उसने, एंड जोक्स में भी बीट कर डाला। तो अब उससे पॉपुलर आदमी इस टाइम पे कोई है नहीं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में केजरीवाल से पॉपुलर आदमी नहीं है। भले लोग कितनी भी गालियां देते हो, बट सबसे पॉपुलर वही है। हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर वही है। नाउ तो कोशिश करे तो केजरीवाल भी बन सकता है। देन राइट, नेक्स्ट मेथड टू परचेज मेथड। Method 2, purchase method. Right, if if one or more of conditions mentioned above are not satisfied, then it will be amalgamation in the nature of purchase, and purchase method will be applicable for accounting. Then write steps in purchase method. Steps in purchase method. Here step 1 वही रहेगा, PCDU. Step 1 is PCDU, and for PCDU the entry will also be same. क्या entry रहेगी? Business purchase account debit to liquidator of transfer company. Business purchase account debit. Business purchase account debit to liquidator of transfer company. Then step 2, incorporate assets and liabilities. Here assets account
इंडिविजुअली कौन से टेकन ओवर, किस पे, एट एग्रीड वैल्यू, जो भी एग्रीड वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स टेक ओवर होंगे ही एंड वो सब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होना है, ऐसा भी नहीं। सो जो एग्रीड वैल्यू है उस पे टू liabilities, this is again individually taken over, कौन सी जो टेक ओवर करी वही वाली, किस पे, एट एग्रीड वैल्यू। यहां पे अब रिजर्व्स एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे। टू बिजनेस परचेस, and the difference between PC and net asset taken over is either goodwill or capital reserve. Write the note if PC is more than net assets taken over, then it is goodwill, but if PC is less than net assets taken over, then it is capital reserve. Then it is capital reserve. तो अगर PC ज़्यादा है, PC is more, then goodwill. Then goodwill. If PC is less, then capital reserve. PC ज़्यादा है तो goodwill, PC कम है तो capital reserve. Is it clear? ठीक। देन अब इसके बाद में स्टेप 3, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, डिस्चार्ज ऑफ पीसी एंड डिस्चार्ज ऑफ पीसी के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, लिक्विडेटर ऑफ transferor company account debit to equity share capital, cash, preference share, डिबेंचर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता ना यहाँ पे तो। हाँ, तो सिक्योरिटीज पेमेंट यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर के फॉर्म में ही हो। अब यहाँ पे सोच के देखो क्या करा, यहाँ पे ये रिजर्व्स एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेट नहीं करे, ये रिजर्व्स हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करे, ठीक। रिजर्व भी इनकॉर्पोरेट नहीं करा, पहले सिर्फ शेयर कैपिटल था तो क्या करा था, पीसी एंड शेयर कैपिटल, अब पीसी एंड नेट एसेट्स। ये पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेट कर लिया तो पीसी एंड पेड अप शेयर कैपिटल लिया, अब पीसी एंड
नेट एसेट टेकन ओवर लिया, उसका डिफरेंस इज ईदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक। एंड राइट द नोट। अब ये जो गुडविल है वो कितने साल में राइट ऑफ करनी है? इन 5 years। Goodwill should be written off in 5 years. Should be written off in 5 years. Is this point clear? ठीक। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये जो हमने कैलकुलेट ये सब करा, गुडविल तो ठीक है, अभी एक सोच के देखते हैं थोड़ा सा। ये अकाउंटिंग क्या है ना, ये सब एब्सोल्युटली परफेक्ट अकाउंटिंग नहीं है। हमारे को बताया गया है ये सब जो अकाउंटिंग है, चलो मैं इन सब में थोड़े थोड़े फ्लॉ हैं, थोड़े नहीं कंसेप्चुअल बहुत फ्लॉज हो जाता है। जब अकाउंटिंग बदलेगी ये सब सुधरेंगे, या फिर तुम्हारे में से कोई वहाँ पहुँचेगा जहाँ पे अकाउंटिंग बदल सकता हो तो बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, it has to change. These things need to be changed because they are containing the conceptual flaws here. एक छोटी सी अकाउंटिंग की बात करते हैं। सपोज ये पेन मार्केट में है 100 रुपए का, ठीक। मैं अपने फ्रेंड की शॉप से खरीद के लाया कितने में? 90 रुपीज़ में, ठीक। अगर मैंने 100 रुपए का पेन 90 रुपीज़ में खरीदा तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक। यहाँ पे 100 रुपीज़ का मार्केट में पेन था, बट हमने क्या करा, अपने फ्रेंड की शॉप से खरीदा तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया हमारे को। और हम क्या एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे? पेन अकाउंट डेबिट या फिर एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 100 टू कैश अकाउंट 90 टू कैपिटल रिजर्व 10। ये एंट्री पास करोगे? ये एंट्री पास करोगे? तो तुमने बोला प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, एसेट एक्वायर करो तो कौन सा प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा ना। कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो किधर जाएगा? खरीद रहे, प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट खरीदने में थोड़ी ना होता है, प्रॉफिट कहाँ होता है? जब हम उस एसेट को बेचेंगे। अगर मैं 90 पे खरीद के 100 में बेचूं तब प्रॉफिट होगा ना। खरीदने में प्रॉफिट हो कहाँ गया? ये तो गलत है एंट्री। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? इट शुड हैव बीन 90 एंड हियर इट इज 90। अगर मैं यहाँ प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देता हूँ तो मैंने तो प्रूडेंस के प्रिंसिपल की धज्जियाँ उड़ा दी, मैंने अनरियलाइज गेन बुक कर दिया। प्रूडेंस प्रिंसिपल सामने खड़ा होके आया और बोला कि 10 रुपए का प्रॉफिट गलत है, मैंने उसको गोली मार दी, भाग जाओ। अगर मैं 10 रुपीज़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ठीक, गलत है। एवरीबडी एग्रीइंग विद दिस? ठीक। अब मैं दोबारा से आता हूं। पेन नहीं था, एक कंपनी थी, 100 करोड़ की कंपनी थी। मैंने उसका पीसी दिया 100 करोड़ के नेट एसेट से, पीसी दिया 90 करोड़। ठीक, क्या था यहाँ? 100 करोड़ के नेट एसेट्स थे, 100 करोड़ के नेट एसेट्स थे, बट मैंने कंसिडरेशन दिया कितना? 90 करोड़। AS 14 क्या बोलता है? PC is less than net asset taken over, then it is capital reserve. तुमने क्या एंट्री पास कर दी? नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट। आखिर में एंट्री तो यही करी है ना, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट 100 टू कैश या फिर टू कंसिडरेशन, जो भी जिस भी फॉर्म में थी, टू कंसिडरेशन 90 टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल
रिजर्व 10। अब जब तुम्हारे को पेन खरीदने में प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो कंपनी खरीदने में कैसे हुआ? तुम अभी तो मेरे को बहुत लेक्चर दे रहे थे कि प्रूडेंस की धज्जियां उड़ गई, गोली मार दी। और जब AS14 वही काम कर रहा है, प्रूडेंस को सामने खड़ा किया और गोली मार दी, 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर दिया, तब तुम चुपचाप हो। इतना सन्नाटा क्यों है? हो रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए क्या होता है ना, हम बिना क्वेश्चन पूछे पढ़ते आए ना। जो मैं तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। एक्चुअल में अकाउंटिंग यही कर रहे हो। इसमें कंपनी की जगह मैं कोई और एसेट लिखूं, तुम बोलोगे कि ये गलत है। जब मैं कंपनी लिखता हूं, बोलते हो सही है। अगर तब गलत है तो अब भी गलत है ना। गलत चीज तो गलत ही रहेगी ना, सही थोड़ी ना हो जाएगी। सर पेन में है ना, जो डायरेक्टली 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ है ना, वो डायरेक्टली जिसने खरीदा है उसको डायरेक्टली मिल रहा है। लेकिन कंपनी की जगह, कंपनी जहाँ पे आप एक शेयर होल्डर जैसे ओनर, ये जो 10 रुपए है ये उनको मिलना चाहिए। ये तो तुम किसकी बुक्स में कर रहे हो? ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में कर रहे हो। जो खरीद रही है कंपनी उसकी बुक्स में। वो उसने कम में खरीदे ना नेट एसेट्स। हाँ, तो वहाँ पे जो 10 का प्रॉफिट हुआ है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको मिलने वाला है। इसलिए नहीं, कहाँ मिलने वाला है? बड़ी सेइंग कि ये जो प्रॉफिट है 10 का, किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को। कहाँ मिलने वाला है? प्रॉफिट होगा तो मिलेगा ना। और क्या लिखा है नोट में? दैट दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर की तो बात मत करो कि उनको मिलने वाला है। लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में, नहीं मिल सकता, उनके लिए तो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, चलो ठीक, जान दो। इसमें यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर पीसी इज मोर देन नेट एसेट टेकन ओवर, देन इट इज गुडविल। पीसी इज लेस देन नेट एसेट टेकन ओवर, देन it is not capital reserve, it is negative goodwill। या तो पॉजिटिव गुडविल या फिर नेगेटिव गुडविल। फेयर वैल्यू कंसेप्ट सेज व्हाट, कि कोई भी चीज ना तो तुम महंगी खरीदते ना सस्ती खरीदते। अगर तुमने इन नेट एसेट्स की कीमत दी है 90, तो एक्चुअल में इन नेट एसेट्स की कीमत 90 ही होगी। कैसे? उस कंपनी की रेपुटेशन क्यों सस्ते में क्यों खरीद रहे हो? से फॉर एग्जांपल तुम किंगफिशर एयरलाइंस आज की डेट में टेक ओवर करो, जो उसके नेट एसेट्स होंगे उससे कम कीमत दोगे तुम। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपनी बंद हो चुकी, तुम सस्ते में खरीद के लाओगे कि नहीं लाओगे? ठीक, विजय माल्या अगर बेच रहा है तो क्या वो बेवकूफ़ है सस्ते में बेच रहा है? तुम ज़्यादा होशियार हो, वो बेवकूफ़ है? नहीं। फेयर वैल्यू कंसेप्ट सेज दैट देयर इज अ नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर, there is a knowledgeable and willing seller। जो बेचने वाला है वो भी नॉलेजेबल है और जो खरीदने वाला है वो भी नॉलेजेबल है। तो इसमें किसने किसी को टोपी पहनाई? नहीं पहना सकते तुम टोपी किसी को। तो अब सामने वाला कम कंसिडरेशन दे रहा है और सामने वाला कम कंसिडरेशन ले रहा है। क्यों? कि वहां पे कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में कम हो गई होगी, नेगेटिव हो गई होगी। सो यहाँ पे लुक आएगा तो 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। तो अगर पीसी ज़्यादा है
तो तुम्हारे को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस कंपनी की रेपुटेशन थी जो बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रही थी। तुमने उसके लिए पेमेंट किया, सो गुडविल पॉजिटिव, बट कम दिया। तो क्यों कम दिया? क्योंकि रेपुटेशन खराब हो चुकी है कंपनी की मार्केट में, तो नेगेटिव गुडविल। या तो पॉजिटिव गुडविल या नेगेटिव गुडविल। मतलब गुडविल डेबिट या गुडविल क्रेडिट। कैपिटल रिजर्व नहीं। व्हेन आई यूज द टर्म कैपिटल रिजर्व आई मेक अ कंसेप्चुअल एरर, बिकॉज आई बुक अ प्रॉफिट विच इज नॉट येट देयर। प्रूडेंस की कंसेप्ट के खिलाफ हुआ ना। अनरियलाइज गेन बुक कर डाला तुमने। क्या मालूम कि किंगफिशर एयरलाइंस एक्वायर करके सस्ते में भी एक्वायर करके फायदा होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम ना। जब तक प्रॉफिट हुआ नहीं तब तक बुक कैसे करोगे ना। प्रॉफिट तभी बुक करो जब प्रॉफिट अराइज हो जाए। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसलिए इंटरनेशनली आज की डेट में कहीं किसी बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व जैसी टर्म दिखाई नहीं देती, क्योंकि कैपिटल रिजर्व होता ही नहीं। इज दिस क्लियर? ठीक, हाँ, टू गुडविल आएगा। ठीक है, टू गुडविल आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव गुडविल, या फिर मैंने सिर्फ उसको पॉजिटिव नेगेटिव करके बोला, ये टू गुडविल आ जाएगा। यहाँ पे गुडविल हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब नेगेटिव गुडविल हो गई। इसके अलावा भी गलतियां। हमारे को बोला गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ इन 5 years। इसका मतलब जो तुमने गुडविल एक्वायर करी, मतलब उस कंपनी की रेपुटेशन है। 5 साल में राइट ऑफ कर दो, इसका मतलब 5 साल में वो रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। तुम कॉन्फिडेंट हो कि 5 साल के अंदर जो कंपनी एक्वायर करी थी उसकी रेपुटेशन तुम खत्म कर डालोगे। तो गुडविल अमोर्टाइज नहीं करी जाती। गुडविल एक बार बैलेंस शीट में आएगी तो उसी वैल्यू पे दिखनी चाहिए, बट गुडविल कैन बी इम्पेयर्ड। इम्पेयर हो सकती है, हाँ, रेपुटेशन कम हो जाती है, बट ये बेंचेस जैसा नहीं है, फैन ट्यूबलाइट जैसा नहीं है जो एक टाइम बाद जिनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। गुडविल बढ़ भी सकती है ना, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि 5 साल लाइफ है गुडविल की और 5 साल में उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ये फंडामेंटल एरर्स हैं अकाउंटिंग के जो हम कैरी कर रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं कर सकते, सही है, यही है, कैपिटल रिजर्व ही है। ठीक, यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, इसको जो एक्सप्लेन करा उतने तक है। तो जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूट भी अकाउंटिंग बता रहा है तो वो एब्सोल्यूटली परफेक्ट होगी ही। इसलिए बिना क्वेश्चन पूछे विश्वास मत करो किसी का भी। जिस दिन तुम क्वेश्चन पूछने शुरू करोगे तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ें आएंगी ना, उसको ट्राई तो करके देखो, एक्सप्लोर करके देखो, बहुत कुछ है सीखने को। ठीक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, और लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। जो सीखना चाह रहा है उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को बचा रहता है। ठीक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ पे? चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच। कल लेक्चर नहीं है फिर।